Hello friends, welcome to Paralegal Study. BPAC 108 पब्लिक पॉलिसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, ये जो बुक है हमारी, इसकी थर्ड यूनिट आज हम देखेंगे। पब्लिक पॉलिसी प्रोसेस इन इंडिया, फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन। देखो, कोई भी जब आप यूनिट करते हैं, हमेशा एक इंट्रोडक्शन आपके पास अच्छा खासा होना चाहिए, क्योंकि जब अपने आंसर्स आप लिखेंगे एग्ज़ाम में और आपका इंट्रो अगर बहुत अच्छा हुआ, लगभग जैसे क्योंकि बड़े क्वेश्चन आते हैं आपके, तो फर्स्ट पेज पे जो आप इंट्रो डालते हो, अगर वो बहुत अच्छा और सिस्टमेटिक हुआ ना, तो टीचर आपको उस नज़र में ही, आपको टीचर्स को लगेगा कि यार हाँ, इस बच्चे को आता है, और वहाँ पे आपके नंबर जो हैं वो अच्छे मिलने के चांस बढ़ जाते हैं। तो इंट्रो में, इस चैप्टर के इंट्रो में आप क्या लिखेंगे? सबसे पहले है कि इसमें आप लिखेंगे कि थॉमस आर डाई जो है, उन्होंने बोला है कि पब्लिक पॉलिसीज़ का मतलब ही है दैट इज़ वट एवर गवर्नमेंट चूज़ टू डू एंड नॉट टू डू। सरकारें क्या प्लान करती हैं कि कौन कौन सी उनको चीज़ें चाहिए या इम्प्लीमेंट कराना है और किन चीज़ों को इम्प्लीमेंट नहीं करना आना है। तो व्हाट चूज़ टू डू एंड नॉट टू डू, ये जो है पब्लिक पॉलिसीज़ हुआ अकॉर्डिंग टू थॉमस आर डाई। अकॉर्डिंग टू विलियम जो जेंकिंस है, उन्होंने ये कहा कि पब्लिक पॉलिसीज़ में क्या होता है कि इंटर रिलेटेड डिसीजंस होता है, किस किस के बीच, सरकारों के बीच, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनके, और अदर कुछ ग्रुप्स हैं, वो क्या करते हैं, वो पर्टिकुलर किसी गोल को सेट करते हैं और उस गोल को अचीव करने के लिए वो पब्लिक पॉलिसीज़ का सहारा लेते हैं। ये बोला है विलियम जेंकिंस ने। डेविड ईस्टन ने ये कहा कि पब्लिक पॉलिसीज़ का मतलब है इज़ द अथॉरिटेटिव एलोकेशन ऑफ वैल्यूज़ फॉर द होल सोसाइटी। इसका मतलब क्या, कि पब्लिक जो पॉलिसीज़ है उसमें सरकारें जो हैं, अथॉरिटी किसके पास होती है? ऑफकोर्स गवर्नमेंट के पास। तो अथॉरिटी क्या करती है, पब्लिक पॉलिसीज़ बना के उसको इम्प्लीमेंट कराती है पूरी सोसाइटी के लिए, ताकि सोसाइटी का इकोनॉमिकल, सोशल और इकोनॉमिक वेलफेयर हो सके। तो ये डेविड ईस्टन ने बोला दैट पब्लिक पॉलिसीज इज़ द अथॉरिटेटिव एलोकेशन ऑफ द वैल्यूज़ फॉर द होल सोसाइटी। इसके अलावा एक और सिंपल डेफिनेशन में लिखना हो तो पब्लिक पॉलिसी इज़ द फंडामेंटल गाइड टू एक्शन टेकन बाय डिफरेंट गवर्नमेंट बॉडीज़ रिगार्डिंग सेवरल इश्यूज़। हर कंट्री में, हर देश में बहुत सारे फ्रेंड्स इश्यूज़ होते हैं। उन इश्यूज़ को देख करके, उन इश्यूज़ को आइडेंटिफाई करके सरकारें पॉलिसीज़ बनाती हैं और जो प्रॉब्लम्स है सोसाइटीज़ में उसको दूर करने की कोशिश करती हैं। इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि पब्लिक पॉलिसी जनरली मेड बाय द गवर्नमेंट इन रिस्पॉन्स टू द पब्लिक प्रॉब्लम, बट इट इज़ इम्प्लीमेंटेड बाय बोथ गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट एक्टर। पब्लिक पॉलिसी जनरली गवर्नमेंट के द्वारा ही बनाई जाती हैं, लेकिन उसको इम्प्लीमेंटेशन जो कराने का काम है वो गवर्नमेंट खुद भी करा सकती है, और उसके अलावा जैसे वेरियस सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं, एनजीओज़ होते हैं, अदर जो ऑर्गेनाइजेशन है प्राइवेट, वो भी उसको इम्प्लीमेंट करा सकते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ये बेसिक आपको इंट्रोडक्शन में ध्यान रखनी है और आपको लिखना है। नेक्स्ट है स्टेजेस इन द पब्लिक प्रोसेसेस। तो इसमें सबसे पहले थॉमस जो डाई हैं थिंकर, उन्होंने बोला है कि कुछ फॉलोइंग स्टेजेस होती हैं पॉलिसी प्रोसेस में। जैसे सबसे पहली जो स्टेज है वो है प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, कि आप पूरी सोसाइटीज़ में सबसे पहले ये देखेंगे, गवर्नमेंट का जो काम है वो ये है कि आइडेंटिफाई करना कि एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है। तो ये सबसे पहली स्टेज होती है। दूसरा फिर है एजेंडा सेट। एजेंडा सेट का मतलब है कि भाई मास मीडिया जो है वो उसका फोकस जो है किस चीज़ पे है, जनरली पब्लिक ऑफिशियल जो हैं वो, या फिर कॉमन जो पीपल्स हैं, या एक होता है ना कि हमें न्यूज़ के थ्रू, मीडिया के थ्रू, या फिर एक आम पब्लिक के बीच जाके भी पता लगता है कि एक्चुअल में जो पब्लिक है उसकी डिमांड क्या है, वो क्या चाह रहे हैं। तो एजेंडा जो सेटिंग है वो सेकंड पार्ट है। थर्ड है पॉलिसी फॉर्मुलेशन, कि आपने एक बार प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लिया, एजेंडा अच्छे से सेट कर लिया, उसके बाद आप पॉलिसीज़ को फॉर्मुलेट करते हो, उसके लिए कमेटी बनाओगे, थिंक टैंक जो है उनकी मदद लोगे, अदर जो ऑफिसेज हैं उनकी हेल्प लोगे। तो पब्लिक मतलब पॉलिसी फॉर्मुलेशन हुआ। नेक्स्ट स्टेप है पॉलिसी लेजिटिमेशन। इसका मतलब क्या है कि जब आपने सारी चीज़ें प्रॉपर बना ली, रिसर्च कर लिया, उसके बाद आप उसको अब कानून की प्रक्रिया के तहत उसको लेजिटिमेशन का मतलब ही है कि अब आप उसको कानून उसके ऊपर बनाओगे, या तो कानून बनाओगे या रूल रेगुलेशंस बनाओगे। तो ये है पॉलिसी लेजिटिमेशन। फिर है पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन। जब कानून बन गया, कोई रूल रेगुलेशन बन गए, तो अब आप उसको इम्प्लीमेंट कराने का काम करोगे। और फिर है पॉलिसी का इवेलुएशन, कि जब सारी
पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट भी हो गई ग्राउंड लेवल पे, तो बाद में आप देखोगे उस पॉलिसी का रिज़ल्ट क्या आया, क्या उससे फ़ायदा हुआ नहीं हुआ। तो ये वेरियस स्टेजेस जो हैं वो आपको ध्यान रखनी है। थॉमस डाई ने जो बोला है कि ये डिफरेंट टाइप के स्टेजेस हैं, इसमें आपका क्वेश्चन आ सकता है। एक और चीज़ मैं हमेशा बोलता हूँ, अच्छा आंसर कैसे लिखा जाता है। अच्छे आंसर का सिंपल ये होता है, जब आप पढ़ते हैं, जैसे आपने फर्स्ट यूनिट सुनी होगी, सेकंड यूनिट, अभी थर्ड यूनिट, तो डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स का जो कोर मटेरियल है उसको भी आप अपने आंसर्स में लिख, मतलब उसको ऐड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर नीड। कि ज़रूरी नहीं है कि मान लो इस चैप्टर में आप जो पढ़ रहे हो तो वो सिर्फ़ और सिर्फ उतना ही आप अपने आंसर्स में लिखोगे, नहीं। अगर मान लो पब्लिक पॉलिसीज़ के ऊपर ये आता है, सपोज़ 20 नंबर क्वेश्चन आया कि थॉमस डाई जो है उनके अकॉर्डिंग पॉलिसी मेकिंग की प्रोसेसेस क्या क्या है, तो सबसे पहले जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन बताया, एक पेज का पहले वो लिखोगे इंट्रोडक्शन। उसके बाद आप थॉमस डाई के जो मैंने अभी प्रोसेस में बता रहा हूँ आप वो लिखोगे, इसके करीबन 2 पेज बनेंगे। फिर एक पेज जो है आप वो क्या कर सकते हो, आगे हम कुछ और देखेंगे। तो इस तरीके से मतलब मैं बोलना ही चाह रहा हूँ कि एक कंप्लीट आपका आंसर दिखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कई लोग क्या करते हैं, थॉमस डाई का है तो सीधा इतना ही लिखना शुरू कर देंगे, तो उनका फिर 1.5 पेज में पूरा आंसर ख़त्म हो जाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये स्टेजेस के रूप में जो मैंने बताया है आप इसको ध्यान रखें। अब इसमें जो एक सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, देखो जिन भी स्टूडेंट्स ने नोट्स लिए हैं तो आप एक नोट्स में एक चीज़ देखेंगे कि वहाँ पे आपको जो नेक्स्ट टॉपिक मैंने लिखा रखा है, मीन्स नोट्स में जो है वो है फॉर्मुलेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ द पब्लिक पॉलिसीज़ इन इंडिया। वो क्यों? क्योंकि जो इग्नू का मटेरियल है ना वो प्रॉपर सीक्वेंस वाइज नहीं है, थोड़ा बहुत कई बार इसमें चीज़ें उल्टी पुल्टी हैं, मतलब मैं कहूँ कि थोड़ा अजीब तरीके से इन्होंने दे रखा है। लेकिन नोट्स जो है उसमें सिस्टमेटिक तरीके से मैंने चीज़ें दे रखी हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आंख बंद करके एंजॉय करो, मीन्स लेक्चर को आराम से सुनो और जाके फिर एक बार नोट्स से रिवाइज़ कर लेना। और जो भी स्टूडेंट न्यू हैं तो जिनको नोट्स चाहिए तो मेरे जितनी प्लेलिस्ट आप उस पर जाएंगे, चैनल की प्लेलिस्ट पे, तो मैक्सिमम कोर्सेज़ के नोट्स आपको मिल जाएंगे। तो 10 रुपीज़ पर यूनिट के हिसाब से वो नोट्स होते हैं, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके बाई कर सकते हैं। तो जो टॉपिक है फॉर्मुलेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ पब्लिक पॉलिसीज़ इन इंडिया, इसमें देखो आपको क्या लिखना है। सबसे पहले कि पब्लिक पॉलिसीज़ होता क्या है। पब्लिक पॉलिसी सेम वही इज़ ए सेट ऑफ रूल रेगुलेशन डायरेक्टिव्स एंड बजट एलोकेशन। कि पब्लिक पॉलिसीज़ में सारी चीज़ें आती हैं, रूल्स आ सकते हैं, रेगुलेशंस आ सकती हैं, बजट का एलोकेशन, सरकारी कितना बजट एलोकेट करती है किस चीज़ के लिए, ये सारा का सारा पब्लिक पॉलिसीज़ का ही पार्ट होता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं जैसे कि एग्जांपल के लिए, इंडिया रिसेंटली रिलीज्ड एन अपडेट वर्जन ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जैसे एनईपी 2020 जो हमारी नई शिक्षा जो नीति है 2020 सरकार लेके आई है ना। इसके अलावा उसी में दिस इंक्लूडेड न्यू एलिमेंट लाइक गाइडेंस ऑन यूजिंग एड टेक इन द क्लासरूम रिप्लेसिंग द एजुकेशन पॉलिसी दैट हैव बीन इंस्टीट्यूट इन 1986। पहले एक पॉलिसी जो थी एजुकेशन से रिलेटेड वो 1986 पॉलिसी थी, उसको बदल के सरकार 2020 की न्यू एजुकेशन पॉलिसी लेके आई। उसमें बहुत सारे नए नए एजेंडाज जो हैं, कुछ टेक्नोलॉजी, स्मार्ट बोर्ड, इन सब चीज़ों को भी ऐड किया गया। तो ये क्या है, सिंपल मैं बोलना ही चाह रहा हूँ कि पब्लिक पॉलिसीज़ में रूल्स हो सकते हैं, रेगुलेशंस हो सकती हैं, कुछ डायरेक्शंस हो सकती हैं सरकार के द्वारा जो सभी मिनिस्ट्रीज़ को या सभी डिपार्टमेंट्स को दी जाती है, बजट एलोकेशंस हो सकता है। और ये सब किस लिए होती है, ये सिंपल होता है ताकि जो गोल है हमारा ज़्यादा से ज़्यादा वेलफेयर या लोगों की प्रॉब्लम्स जो हैं उनको दूर करना, इस सब चीज़ों के लिए पब्लिक पॉलिसीज़ को फॉर्मेशन में लाया जाता है। अब उसमें जो स्टेजेस की मैं बात करूं, तो जैसे थॉमस डाई ने जो स्टेजेस बोले उसी तरीके से हम यहाँ पे अगर अपने इंडिया के संदर्भ में समझें, तो जैसे सबसे पहले एजेंडा सेटिंग, जो फर्स्ट गोल है उसमें क्या है, जैसे देखो एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो कैंपेन है 2015 में लॉन्च हुआ, उसका काम क्या था कि जो चाइल्ड सेक्स रेशियो है ना उसको इम्प्रूव करना, क्योंकि चाइल्ड सेक्स रेशियो इंडिया में बिल्कुल घटता चला जा रहा था, उसको इम्प्रूव करना और उससे रिलेटेड फिर लोगों में अवेयरनेस भी क्रिएट करना, लोगों को एजुकेट करना, ये सारी चीज़ें थी। और गर्ल्स जो हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा करके उनको आगे एक बेहतर उनका जीवन बनाना। तो नीति आयोग ने इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। तो ये एजेंडा सेटिंग में आपको ये बिल्कुल लिखना है और नोट्स में आपको ये बिल्कुल मैंने एग्जांपल दिया हुआ है। इग्नू के मटेरियल में ये सब एग्जांपल नहीं है, इसीलिए इग्नू का मटेरियल थोड़ा सा टफ भी पड़ता है, लेकिन नोट्स में बहुत सारी चीज़ें मैं अच्छे से अलग से ऐड भी करता हूँ।
तो जब आप इंडिया के संदर्भ में वो एजेंडा सेटिंग लिखेंगे तो आप प्रॉपर इस एग्जाम्पल को डाल लेंगे वहाँ पे, ठीक है, कि गवर्नमेंट जो है वो क्या करेगी, एक प्रॉपर एक इम्पोर्टेंट जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, जो इम्पोर्टेंट एजेंडा है, उसको सबसे पहले उसको आइडेंटिफाई करके उससे रिलेटेड पॉलिसीज़ को बनाएगी। और उसमें मैंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन के बारे में आपको लिखना है। नेक्स्ट जो है जैसे पॉलिसी ऑफ फॉर्मुलेशन, इसका मैं डायरेक्ट पहले एग्जांपल से बताता हूँ। जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो है, ये क्या है, क्रॉप इंश्योरेंस देती है। ये स्कीम 2016 में लॉन्च हुई थी। इस स्कीम में ये बोला गया कि जो क्रॉप फेलियर, किसी भी नेचुरल क्लाइमिटी हो जाए, कोई डिजीज़ लग जाए उसमें फसल में, कोई और ऐसा कीड़े लग जाएं, उससे अगर फसल ख़राब होती है तो उससे रिलेटेड है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, कि आपकी फसल अगर ख़राब हो जाती है तो आपको पैसा मिलेगा। इसी में क्या है, द स्कीम एम टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट, तो फार्मर को फाइनेंशियल सपोर्ट देने के लिए ये चीज़ें की गई थी। तो ये है पॉलिसी फॉर्मुलेशन। इसका मतलब क्या है, दैट दिस इज़ द स्टेज दैट सेट अप द पॉलिसीज, ऑब्जेक्टिव्स आर डिटरमाइंड, कॉस्ट आर कैलकुलेटेड एंड पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स आर सेलेक्टेड। इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ऑब्जेक्टिव्स को डिसाइड किया जाता है, कॉस्ट को कैलकुलेट किया जाता है, इसके अलावा क्या इम्पैक्ट उसके ऊपर पड़ेगा, किन किन लोगों के लिए पॉलिसीज़ है, ये सारा काम पॉलिसी फॉर्मुलेशन के तहत आता है, जो कि सेकंड पार्ट मैंने आपको बताया। नेक्स्ट जो पार्ट है हमारा वो है एडॉप्शन एंड लेजिटिमेशन। इसमें क्या होता है कि इसमें दो तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहला तो पार्लियामेंट, पार्लियामेंट ही है हाईएस्ट बॉडी, आपको पता है, यही रूल मेकिंग का काम करती है सेंट्रल लेवल पे। फिर एग्जीक्यूटिव में मैं बात करूँ तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो हैं और प्राइम मिनिस्टर, तो इन्हीं को जो कैबिनेट हम मिनिस्टर भी बोलते हैं, ये मिल के डिसाइड करते हैं कि हमें कौन सी चीज़ों को इम्प्लीमेंट कराना है, किस तरीके की पॉलिसीज़ को अडॉप्ट करना है। तो एडोप्टेशन और लेजिटिमेशन ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, जो एग्जीक्यूटिव और पार्लियामेंट के द्वारा डिसाइड किया जाता है। नेक्स्ट जो स्टेप है वो है इम्प्लीमेंटेशन। इसमें क्या है कि जैसे वंस द बिल इज़ साइंड, मान लो जब बिल जो है वो प्रेसिडेंट के द्वारा साइन कर दिया जाता है तो वो एक्ट बन जाता है, तो फिर वो इम्प्लीमेंट होना स्टार्ट हो जाता है। तो जैसे अभी इसमें भी एग्जांपल आप लिखो, मनरेगा जो है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, मनरेगा जो है वो 100 दिन का वेज एम्प्लॉयमेंट देता है हर एक उसको हाउस होल्ड में से। तो द पॉलिसी वॉज इम्प्लीमेंटेड इन 2006 एंड हैज़ बीन सक्सेसफुल इन प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी टू द मिलियंस ऑफ द पीपल इन द रूरल इंडिया। तो ये है कि मनरेगा जो स्कीम है उसको ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट कराया गया और उसके तहत लाखों लाखों लोगों को रोज़गार मिला है। तो ये जो स्टेज है वो इम्प्लीमेंटेशन में आप ये ऐसे लिखेंगे इसको। इवेल्युएशन अगर मैं बात करूं तो इसमें भी एग्जांपल से देखते हैं। जैसे प्रधानमंत्री जन धन योजना, ये 2014 में लॉन्च की गई थी। ये फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात करता है, जिसके तहत लोगों को क्या होगा, फाइनेंशियली रूप से हेल्प की जाएगी। उससे क्या होगा, वो अपने ऑब्जेक्टिव्स को फुलफ़िल कर सकते हैं। तो ये जो इवैल्यूएशन है मेन मैं बात कर रहा था, तो इसमें भी ये चीज़ें देखी जाएंगी कि गवर्नमेंट एक्सेसेस द इफेक्टिवनेस ऑफ द पॉलिसी, कि वो जो पॉलिसीज़ है उसका रिजल्ट, जब पॉलिसी बनी ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट हुई तो उसका रिजल्ट क्या रहा, उससे कितना बेनिफिट हुआ, किन किन लोगों को फ़ायदा हुआ, ये इवेलुएट किया जाएगा। और ये सारे जो काम है इसमें नीति आयोग का बहुत बड़ा रोल होता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट जो स्टेज है वो है पॉलिसी मेंटेनेंस, सक्सेशन एंड टर्मिनेशन। देखो जब आपने एनालिसिस किया, इवेल्युएशन किया, तो आपको ये भी लगेगा कि भाई ये जो पॉलिसीज़ थी इसको कंटिन्यू करना है, या इसमें कुछ चीज़ों को टर्मिनेट रिड्यूस करना है, या इसमें कुछ चीज़ों को ऐड करना है। तो ये पार्ट है इसमें कि पॉलिसी मेंटेनेंस, सक्सेशन और टर्मिनेशन। इसके तहत क्या है कि आप देखेंगे कि जो पॉलिसीज़ हैं उसमें कुछ नई चीज़ें ऐड करनी है तो हम वो करते हैं समय के साथ। कुछ चीज़ों को लगेगा कि हमें ये चीज़ें अब इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रही हैं, उसमें कमियां हैं, उसको हम रिड्यूस करते हैं। और पॉलिसी मेंटेन कर होनी है, मीन्स कई बार ऐसा भी देखा है कुछ पॉलिसीज़ को सरकार ने ख़त्म कर दिया और नई स्कीम्स लेके आए। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, जैसे एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, तो द नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस वो सेटअप इन द 1993 to investigate and recommend measures for the welfare of the backward class in India. The commission was terminated in 2018. 2018 में इस कमीशन को टर्मिनेट कर दिया गया और एक न्यू कमीशन बनाया गया जिसका नाम था नेशनल कमीशन फॉर सोशल एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास। तो देखो यही है इसमें कि पब्लिक जो मेंटेनेंस, सक्सेशन और टर्मिनेशन में, कि कोई कमीशन है, कोई पॉलिसीज़ है, कोई रूल है तो उसको टर्मिनेट किया जा सकता है, उसकी जगह नया लाया जा सकता है, या उसमें कुछ चेंजेस किए जा सकते हैं। तो ये जो पूरा मैंने आपको बताया फ्रेंड्स, स्टेजेस ऑफ द पब्लिक पॉलिसी, तो इन नोट्स में बहुत अच्छे से ये चीज़ें दी हुई हैं।
और उसी ये एग्जाम्पल के साथ लिखना है कि एजेंडा सेटिंग में मैंने आपको क्या बताया, पॉलिसी फॉर्मुलेशन में कौन सा एग्जाम्पल, एडोप्टेशन और लेजिटिमेशन में कौन सा, इम्प्लीमेंटेशन में कौन सा, इवेल्युएशन में कौन सा, पॉलिसी मेंटेनेंस और सक्सेशंस में कौन सा। तो इस तरीके से जो एग्जाम्पल के साथ आप लिखेंगे तो आपकी क्लैरिटी भी आपको अच्छी आएगी और आपके नंबर भी ज़्यादा अच्छे आएंगे। नेक्स्ट है, अगर मैं बात करूँ फॉर्मुलेशन ऑफ पब्लिक पॉलिसीज़, कि जब पब्लिक पॉलिसीज़ बनाई जाती है तो इसके लिए कौन कौन से फैक्टर्स हैं, किस तरीके से फॉर्मुलेट किया जाता है। सबसे पहले अगर हम उसमें बात करें तो वो है कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क फॉर द पॉलिसी। इसके तहत क्या है, देखो कोई भी जब पॉलिसीज़ बनती है ना तो कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रह के ही वो बनेगी। स्पेशली मैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की बात करूँ तो अब कॉन्स्टिट्यूशन के बियॉन्ड जाके आप जो कानून अगर बनाओगे तो वो संविधान के द्वारा, या मैं कहूँ कि जुडिशरी के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उसको वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। वॉइड का मतलब ये होता है कि वो अब लीगल रूप से अप्लाई नहीं हो पाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा। तो कॉन्स्टिट्यूशनल, फिर से बोल रहा हूँ, फ्रेमवर्क फॉर्मुलेशन ऑफ पब्लिक पॉलिसीज़ में सबसे इंपॉर्टेंट है कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, कि जो पॉलिसीज़ आप बनाओ वो कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में आनी चाहिए। नेक्स्ट है इंस्टीट्यूशनल्स फैक्टर। इसमें है कि कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस है जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे लेजिस्लेचर में बात करूं कि जैसे पार्लियामेंट सबसे सुप्रीम है, और इसमें जो पार्लियामेंट है वो सेंट्रल लेवल पे, स्टेट लेवल पे अपनी असेंबलीज़ हैं, स्टेट असेंबली। दूसरा जो इंस्टीट्यूशन फैक्टर है वो एग्जीक्यूटिव है। एग्जीक्यूटिव में आएगा जैसे कैबिनेट में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्रधानमंत्री होते हैं। फिर जो नेक्स्ट जो एग्जीक्यूटिव है प्राइम मिनिस्टर्स, अगर बात करें वो हाईएस्ट एक तरीके से स्पेशल पोजीशन उनको होती है पॉलिसी मेकिंग में, और उन्हीं का डिसीजन जनरली फाइनल डिसीजन माना जाता है। इसके अलावा हर एक डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री के सेक्रेटेरिएट होते हैं, डिपार्टमेंट्स, ये क्या करते हैं, ये अपने अपने यहाँ पे देखते हैं, डाटा को कलेक्ट करते हैं कि कितने रिसोर्सेज हमें चाहिए, कितना पैसा चाहिए, कौन कौन सी चीज़ें हमें लागू करनी। जैसे एजुकेशन मिनिस्ट्री अपना कुछ डाटा बताएगी, जो हमारी मान लो कुछ फॉरेन मिनिस्ट्री है वो अपना कुछ डाटा या कुछ रिसर्च करेगी, तो उन आधार पे वो चीज़ें रिकमेंड वो करके देते हैं, आगे फॉरवर्ड कर देते हैं सरकार को, और वो सरकारें फिर उस हिसाब से डिसीजंस लेती हैं। इंस्टीट्यूशनल फैक्टर में जुडिशरी भी का भी बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन के बियॉन्ड जाके अगर पॉलिसीज़ बनाई जाती है तो कॉन्स्टिट्यूशन उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकता है। तो इंस्टीट्यूशनल फैक्टर में आपको लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, और एग्जीक्यूटिव में कैबिनेट, प्राइम मिनिस्टर और डिपार्टमेंट एंड मिनिस्ट्रीज़, ये सारे लिखने हैं, एंड जुडिशरी। तो ये जो सारे फैक्टर हैं फ्रेंड्स, ये हुए इंस्टीट्यूशनल फैक्टर। तो सबसे पहले फॉर्मुलेशन ऑफ पब्लिक पॉलिसीज़ में आपको कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क की मैंने बात की, फिर इंस्टीट्यूशनल फैक्टर। नेक्स्ट है कि नॉन गवर्नमेंट जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनका भी बहुत बड़ा रोल होता है। अब आप कहेंगे कि नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं तो देखो इसमें आएगा सबसे पहले, अगर मैं बात करूं कि पॉलिटिकल पार्टीज़ एंड प्रेशर ग्रुप, ये क्या करते हैं। द प्रेशर जो ग्रुप्स होते हैं, मतलब उसमें जैसे स्टूडेंट यूनियन हो सकती है, फार्मर यूनियन हो सकती है, वुमेन की कोई ऑर्गेनाइजेशंस हो सकती है, और भी ये सब चीज़ें, पॉलिटिकल पार्टीज़ तो हैं ही। तो ये सब जो है ये क्या करते हैं, क्योंकि लोगों के बीच रहते हैं, समाज के बीच रहते हैं, तो ये फिर इस हिसाब से सरकार के ऊपर दबाव बनाती हैं और वो पॉलिसीज़ को फिर इम्प्लीमेंट कराते हैं। तो नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में पॉलिटिकल पार्टीज़ एंड प्रेशर ग्रुप आएंगे। नेक्स्ट मीडिया और इंडिविजुअल सिटीजन्स भी। देखो अकेला, नो डाउट, अकेला एक्टिंग अलोन मतलब सिंपल पर्सन जो है वो तो पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट नहीं करवा सकता, लेकिन एक सिंपल है, एक बंदा है, जैसे अब अन्ना हज़ारे का जो मूवमेंट उस समय हुआ, आप देखो अकेले ही वो चले थे, बाद में उसमें लोग जुड़ते चले गए। तो इस तरीके से बात है कि इंडिविजुअल सिटीजन भी और मीडिया, अगर मीडिया अच्छे से अनबाइज्ड होकर अपना काम करती है तो मीडिया और इंडिविजुअल जो सिटीजन्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं पॉलिसीज़ को फॉर्मेशन में। नेक्स्ट जो इसमें नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के जो उसमें आएगा वो है एक्सटर्नल एजेंसीज़। इसमें क्या है, जैसे WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये कुछ संस्थाएं जो हैं ये सरकारों को बोलती हैं, प्रेशराइज करती हैं कि आप यहाँ पे सब्सिडीज़ नहीं दोगे, फ्री में बहुत सारा जो पैसा है वो बांटोगे नहीं। जैसे अपने यहाँ पे क्या होता है ना, राजनेता आपने देखा होगा इलेक्शन के दौरान बोलते हैं कि हम फ्री में ये देंगे, इतनी बिजली बिल माफ़ कर देंगे, और बहुत सारी स्कीम वो बोलते हैं, लेकिन बाद में आपने देखा होगा वो स्कीम बंद भी कर देते हैं। जैसे दिल्ली में ले लो कि पहले जो 200 यूनिट तक जो फ्री किया गया था वो बाद में बंद किया गया। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ध्यान रखना पीछे से प्रेशर आता है कि जो सरकार है, जब मान लो आप लोन लेते हो, सेम मैं कंट्री लेवल पे बात कर रहा हूँ कि
जब बाहर से हम पैसा उठाते हैं, कभी आईएमएफ से या डब्ल्यूटीओ से, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से, या दूसरी जो संस्थाएं हैं, तो वो सरकार को, भारत सरकार को प्रेशराइज करेंगे कि भाई अपने यहाँ पर आप सब्सिडीज़ को रोकिए और इको फ्रेंडली ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करिए जिससे बिजनेस जो है वो सेटअप हो, इंडस्ट्रीज़ को बढ़ावा मिले। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, ये हैं एक्सटर्नल एजेंसीज़ जो कि इनडायरेक्टली, हमें ऐसा लगता नहीं है कि वो इन्फ्लुएंस करती हैं, लेकिन एक्चुअल में फ्रेंड्स इन्फ्लुएंस करती हैं, ध्यान रखना। हमें नारेबाजी करना एक अलग चीज़ है, सरकार को क्रिटिसाइज़ करना वो एक अलग लेवल की बात है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ बहुत सारे फैक्टर पीछे काम करते हैं। तो ये है नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में जो मैंने बताई, पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप, इंडिविजुअल सिटीजन और मीडिया, और एक्सटर्नल एजेंसीज, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं पॉलिसीज़ को फॉर्मुलेट कराने में। ठीक है, तो ये था फ्रेंड्स पूरा हमारा चैप्टर। और इग्नू का जो मटेरियल है थोड़ा काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन जिनके पास भी नोट्स हैं तो उनको आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट लेक्चर आपने सुन लिया, एक बार दोबारा सुन के और नोट्स से रिवाइज़ कर लेना, आपका पूरा अच्छे से काम हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, खूब सारी मेहनत करें और हमेशा पॉजिटिव रहें। थैंक यू सो मच।